हम अध्याय 7 में माओ त्से-तुंग के बारे में पढ़ेंगे। माओ त्से-तुंग की गणना न केवल चीन अपितु चीन के महान व्यक्तित्वों में की जाती है। उनका जन्म चीन के बहुत से एक छोटे से परिवार में, साधारण परिवार में हुआ था। इसके बावजूद वे अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। वे विदेशियों द्वारा चीन में किए जा रहे शोषण एवं किसानों और श्रमिकों की दयनीय हालात के कारण बहुत क्षुब्ध रहते थे और उनका स्वप्न था कि एक स्वतंत्र एवं मजबूत चीन का निर्माण किया जाए। उनका ये स्वप्न 1 अक्टूबर 1949 को उस समय पूरा हुआ जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार स्थापित हुई। माओ त्से-तुंग इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। वे 1976 तक इस पद तक बने रहे और उनकी अनेक क्षेत्रों में दी गई बहुमूल्य देन के कारण ही चीन के इतिहास में उनका नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। शक्ति का उत्थान, राइज ऑफ पावर। अब उनका अर्ली जीवन किस प्रकार का था। अर्ली कैरियर्स। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 ईस्वी को चीन के हुनान प्रांत में एक छोटे से गांव शाओशा में हुआ था। उनके पिता माओ जेने-सुंग थे। वे एक गरीब किसान थे, अतः उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता था। जब माओ 7 वर्षों का हुआ तो उसके पिता उसे खेतों में ले जाया करते थे और उसे वहां एक मजदूर की भांति कार्य करना पड़ता था। माओ को पढ़ाई का बहुत शौक था। दूसरी ओर उसका पिता चाहता था कि वे खेतों में काम करे। इसलिए 15 वर्ष की आयु में माओ त्से-तुंग ने अपना घर छोड़ दिया और एक स्कूल में प्रवेश ले लिया। माओ के जीवन में कांग यूबेई एवं लियांग किचाओ नामक प्रसिद्ध चीनी सुधारकों, वाशिंगटन, रूसो, नेपोलियन, पीटर महान, अब्राहम लिंकन आदि के जीवन का बहुत प्रभाव पड़ा। 1911 ईस्वी की क्रांति के समय माओ त्से-तुंग डॉक्टर सन यात की क्रांतिकारी सेना में शामिल हुए और उन्होंने मांचू वंश के पतन होते हुए अपनी आंखों देखा। माओ त्से-तुंग 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति से भी बहुत प्रभावित हुए और क्योंकि वे पढ़ाई में विशेष लगाव था इसलिए पीकिंग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नौकरी कर ली। यहाँ उन्होंने समाजवाद से संबंधित अनेक पुस्तकों को पढ़ा। 1921 में चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। इस समय माओ त्से-तुंग इसका सदस्य बन गया और शीघ्र ही वे इसके प्रमुख नेता बनकर उभरे। लॉन्ग मार्च 1934-35 चीन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, वो है लॉन्ग मार्च। 1934 में चियांग काई शेक, जो कि साम्यवादियों को अपना कट्टर दुश्मन मानता था, का विनाश करने के उद्देश्य से क्यांगसी का घेराव कर लिया। क्यांगसी उस समय साम्यवादियों का एक प्रमुख केंद्र था। चियांग काई शेक के अधीन कुओमिंतांग अथवा राष्ट्रवादी सेना के घेराव के कारण साम्यवादी एक गहन संकट में फंस गए। उन्होंने घोर कष्टों का सहन करना पड़ा और जिन साम्यवादियों को चियांग काई की सेना ने बंदी बना लिया था उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। और इस घोर संकट के समय माओ त्से-तुंग ने बहुत साहस से कार्य लिया। उन्होंने अपने अधीन एक लाल सेना, रेड आर्मी एकत्रित की। वे चियांग काई शेक के घेराव को तोड़ते हुए लंबी यात्रा पर निकल पड़े और ये यात्रा 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी को आरंभ की गई थी। उसने शांग्सी तक का 6000 मील का कठिन सफर तय किया और ये एक बहुत जोखिम भरी यात्रा थी। रास्ते में वे चियांग काई शेक की सेना का अनेक बार सामना हुआ। उन्हें भूखे प्यास से अनेक वनों, नदियों, कठिन पर्वतों को पार करना पड़ा और इसके चलते करीब 80,000 माओ के सैनिक रास्ते में मृत्यु को ग्रास बन गए। 370 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 22 अक्टूबर 1935 को माओ त्से-तुंग अपनी 20,000 सैनिकों के साथ यांगसी पहुंचने में सफल हुआ। यहाँ उन्होंने यूनान को अपना मुख्यालय बनाया और निसंदेह विश्व इतिहास में इस घटना को कोई उदाहरण नहीं मिलता। और एक इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार इमानुएल सी वाई सू के अनुसार ये साम्यवादी पार्टी के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी तथा माओ की शक्ति को शिखर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुई। एक अन्य इतिहासकार हैं I.F. गॉर्डन का ये कहना ठीक है कि ये लॉन्ग मार्च की घटना चीनी इतिहास में कम से कम उस समय तक सर्वाधिक महान घटना मानी जाती रहेगी जब तक साम्यवादियों की सरकार सत्ता में है। माओ के अधीन साम्यवादियों की सफलताएं। अब माओ के कुशल नेतृत्व के अधीन साम्यवादियों ने क्या क्या सफलताएं हासिल की उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनान में माओ त्से-तुंग ने साम्यवादी सरकार का पुनर्गठन किया। उन्होंने साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से गांवों के किसानों का समर्थन प्राप्त करना चाहा और इस उद्देश्य से
उसने साम्यवादी शासन के अधीन आते गांवों के अमीर जागीरदारों से भूमि छीनकर गरीब किसानों में बांट दी। उसने उनसे ली जाने वाली भू राजस्व की दर काफ़ी कमी कर दी। कृषि के उत्पादन पर भी अधिक बल दिया गया। लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष पग उठाए गए। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन किया गया और इस उद्देश्य से सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। और 1937 ईस्वी में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और ये युद्ध 1945 तक चला। और इस युद्ध के दौरान जापान का संयुक्त रूप से सामना करने के लिए माओ सेतुंग एवं चियांग काई शेक ने एक समझौता किया। और 1945 में जापान के पराजित होने के पश्चात माओ सेतुंग एक एवं चियांग काई रोक ने समर्थकों को सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया। और ये गृह युद्ध 1947 से 1949 तक चलता रहा। इस गृह युद्ध के अंत में माओ सेतुंग को सफलता प्राप्त हुई तथा चियांग काई शेक ताइवान भागने के लिए विवश हो गया। न्यू डेमोक्रेसी। माओ सेतुंग ने 1940 में एक नया लोकतंत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इसमें माओ सेतुंग ने किन आदर्शों के आधार पर नवनिर्मित चीन का निर्माण करना है उसका वर्णन किया। इसमें उसने मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद को चीन में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार अपनाने का आग्रह किया। इसमें सर्वहारा की तानाशाही जिसे सोवियत संघ में कायम किया गया था को चीन में नहीं अपनाया गया था। यहाँ नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का एक गठबंधन था। नया लोकतंत्र पूंजीवाद, साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का विरोधी था। माओ ने किसानों को विशेष महत्व दिया। उसने सामंतों से जमीनें छीनकर किसानों में बांटने को कहा। बड़े बड़े सामंतों से जो है वो जमीनें छीनकर छोटे छोटे किसानों को बांट दी गई। उसने अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में परामर्श दिया और निजी कारखानों एवं भूमि स्वामित्व के विरुद्ध था। यद्यपि वे चीन में बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में था, किंतु वे चाहता था कि अन्य साम्यवादी दल की सर्वोच्चता को स्वीकार करें। इसकी अचीवमेंट्स क्या रही? माओ सेतुंग की सफलताएं। माओ सेतुंग एवं साम्यवादी दल के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप चीन में अंततः 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और निसंदेह इस चीनी इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। चीनी लोगों को एक शताब्दी के पश्चात विदेशी शक्तियों के शोषण से मुक्ति मिली और इस अवसर पर माओ सेतुंग को चीनी गणराज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसने अपने शासनकाल के दौरान उनका शासनकाल जो 1949 से 1976 तक रहा, अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। इसका वर्णन इस प्रकार से है। राजनीतिक एकता की स्थापना। माओ सेतुंग ने सत्ता संभालने के पश्चात अपना सर्वप्रथम विशेष ध्यान चीन में राजनीतिक एकता स्थापित करने की ओर दिया। चीन जैसे विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके अनेक कारण थे। प्रथम, चीन में अनेक राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे। इनके अपने धर्म, रीति रिवाज एवं भाषाएं थी। दूसरा, चीन के अनेक भागों में केंद्रीकरण की अपेक्षा विकेंद्रीकरण की भावना प्रबल रही। माओ सेतुंग ने चीन में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को समान अवसर देकर उनका समर्थन प्राप्त किया। तीसरा, उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की। चौथा, जिन प्रांतों में कुछ विरोध किया उन्हें बलपूर्वक मना लिया गया। 1954 का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1954, चीन के लिए एक नया संविधान बनाने के उद्देश्य से 1949 में माओ सेतुंग ने नेतृत्व में एक संविधान समिति का गठन किया गया। इसने 1953 ईस्वी के अंत तक नए संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था और इस संविधान को 20 सितंबर 1954 को लागू किया गया। इस संविधान में 4 अध्याय एवं 106 धाराएं थी, जिनमें राष्ट्रीय जन कांग्रेस को राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था घोषित किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 1200 रखी गई। इनका चुनाव 4 वर्ष के लिए किया गया था। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष बुलाया जाता था। अध्यक्ष को देश का राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया, हेड ऑफ द स्टेट घोषित किया गया। इस पद पर माओ सेतुंग नियुक्त हुए। उन्हें विशाल अधिकार दिए गए। संविधान द्वारा साम्यवादी दल को सर्वोच्च स्थान दिया गया। राज्य के सभी प्रमुख पद साम्यवादी दल के नेताओं को दिए गए। बाऊ एनलाई को देश का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। संविधान में नागरिकों के दिए गए मौलिक अधिकारों एवं न्याय व्यवस्था पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया। आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। 1949 ईस्वी तक चीन की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी।
अतः माओ त्से-तुंग ने चीन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण पग उठाए। उसने सर्वप्रथम विदेशी पूंजी एवं उनके द्वारा स्थापित कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा, चीन से पूंजीवाद का अंत कर दिया गया। तीसरा, सरकार ने छोटे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित किया। चौथा, श्रमिकों की दशा सुधारने के उद्देश्य से उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई। उत्पादन में वृद्धि करने वाले मजदूरों को विशेष इनामों से सम्मानित किया गया। पांचवा, मुद्रा संबंधी कार्यों तथा ऋण के संचालन के लिए 1950 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। छठा, चीन में आर्थिक विकास के उद्देश्य से चीन की सरकार ने रूस की सरकार से सहायता प्राप्त की। सातवां, चीन में विशाल उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। इस कारण चीन के औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। आठवां, चीन में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए। वहाँ सिंचाई के लिए बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। इसके दो प्रमुख लाभ हुए। प्रथम, इन नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ बंद हो गई। इससे फसलों का व्यापक पैमाने पर होने वाले नुकसान से बचाव हो गया। सिंचाई के कारण फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो गई। नौवां, किसानों की दशा सुधारने के उद्देश्य से चीन में सामंतवादी व्यवस्था का अंत कर दिया गया एवं किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। इन प्रयासों से चीन ने आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। चौथा पॉइंट है लंबी छलांग वाला आंदोलन। 1958 में चीन में एक लंबी छलांग वाला आंदोलन चलाया गया था। इसका उद्देश्य चीन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाना था। इसे 15 वर्ष में ब्रिटेन के बराबरी करना थी। अतः इससे इस छलांग वाले आंदोलन से 15 वर्ष में ब्रिटेन की बराबरी करनी थी, किसमें? औद्योगिकरण में, अथवा उससे आगे बढ़ना था। इसे प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होने को कहा गया। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीन में कम्यून्स की स्थापना की गई और 1958 के अंत तक चीन में ऐसे 26,000 कम्यून्स की स्थापना की जा चुकी थी। प्रत्येक कम्यून्स में लगभग 5,000 परिवार होते थे और इनके अपने खेत एवं कारखाने आदि होते थे। प्रत्येक कम्यून उत्पादन, वितरण एवं खपत आदि पर नजर रखता था। यद्यपि सरकार द्वारा लगातार इस आंदोलन की सफलता की घोषणा की गई, किंतु वास्तविकता ये है कि ये विफल रहा। लियू शाओची एवं तंग शियाओफिन नामक नेताओं ने कम्यून प्रथा को बदलने का प्रयास किया, क्योंकि ये कुशलता से काम नहीं कर रही थी। इसके अनेक कारण थे। प्रथम, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा, कम्यून्स द्वारा तैयार किया गया इस्पात निम्न कोटि का था। तीसरा, रूस से मतभेदों के चलते चीन को आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी गई थी तथा अपने विशेषज्ञों को भी वापस बुला लिया गया था। चौथा, प्राकृतिक प्रकोपों ने स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया गया था। इस कारण लोगों को बहुत कष्ट सहन करने पड़े। अतः 1959 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार J.W. हॉल का ये कहना ठीक है कि लंबी छलांग वाला आंदोलन विफल रहा तथा इसने अपने पीछे आर्थिक महामंदी तथा भारी मानव दुखों को छोड़ा। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। 1949 में चीन में शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। माओ त्से-तुंग ने शिक्षा के महत्व को अच्छी प्रकार जानता था, इसलिए उसने शिक्षा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। इस उद्देश्य के लिए संपूर्ण चीन में अनेक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। किसानों और मजदूरों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। चीन में तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया ताकि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बेरोजगार न रहें। इसी पाठ्यक्रम में पुस्तकों को आवश्यक परिवर्तन किए गए। साधारण शिक्षा को समय की बर्बादी माना गया। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। 1949 में चीन में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। समाज में उन्हें सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। उन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया था। उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। माओ त्से-तुंग ने शासनकाल में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक पग उठाए गए। प्रथम, उन्हें भूमि की स्वामिनी बना दिया गया। उन्हें अपनी जीविका के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। चीन के संविधान के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सभी प्रकार के अधिकार दे दिए गए। तीसरा, 1950 के विवाह कानून के अनुसार एक विवाह की प्रथा प्रचलित की गई। तलाक का अधिकार दोनों पति पत्नी एवं समान रूप से दे दिया गया। चीन में वैश्य व्यक्ति को उन्मूलन कर दिया गया। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पद पर स्त्रियों को नियुक्ति किया गया। इन प्रयासों से परिणामस्वरूप चीन की स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी उल्लेखनीय सुधार हुआ। महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति, ग्रेट
प्रोलेटेरियंस कल्चर रेवोल्यूशन 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के समय माओ त्से-तुंग ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा था कि प्रत्येक चीनी कड़ी मेहनत करे तो उनका देश शीघ्र ही विश्व का एक महान देश बन जाएगा। उसने इस स्वप्न को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किए। यद्यपि उसे इस दिशा में कुछ सफलता अवश्य मिली, किंतु वे चीन में एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में विफल रहा। इसका लाभ उठाते हुए माओ एवं साम्यवादी विरोधियों ने उनकी आलोचना करनी आरंभ कर दी। माओ इसे सहन करने को तैयार नहीं था, अतः उसने अपने विरोधियों को सफाया करने के उद्देश्य से 1966 में महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति को आरंभ कर किया। इसके अधीन रेड गाइड्स लाल रक्षक का गठन किया गया। इसमें छात्रों एवं सैनिकों को भर्ती किया गया। उन्हें पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाजों, पुरानी आदतों के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन आरंभ किया। सभी माओ विरोधियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया गया। उन्हें अनेक पदों से हटा दिया गया। शीघ्र ही सांस्कृतिक क्रांति ने एक उग्र रूप धारण कर लिया, अतः अनेक स्थानों पर माओ समर्थकों एवं माओ विरोधियों ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया। इससे संपूर्ण चीन में अराजकता फैल गई। इसने साम्यवादी पार्टी की स्थिति में भी गिरावट आई। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन के प्रभाव में कमी आई। इसके बावजूद 1976 ईस्वी में माओ त्से-तुंग की मृत्यु तक ये जारी रहा। अंत में हम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वी राव के इन शब्दों में सहमत है कि यद्यपि माओ की लंबी छलांग वाला आंदोलन एवं सांस्कृतिक क्रांति इच्छुक परिणाम देने में विफल रहे एवं उनसे लोगों के कष्ट बढ़े, किंतु ये कहना होगा कि माओ त्से-तुंग ने एक मजबूत एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना की। वास्तव में उसके उत्तराधिकारियों के लिए इस पर अपना ढांचा बनाने में सुगमता प्राप्त होगी। तो इस पूरे माओ त्से-तुंग में हमने देखा है किस तरह उन्होंने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए एक नींव तैयार कर दी और शक्तिशाली राष्ट्र की ओर चीन का जो है उनका रास्ता उसने शुरू कर दिया।